जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 15 का, और टॉपिक का नेम है होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम एंड फीडबैक मैकेनिज्म। होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम एंड फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, और ये हेडिंग भी जो रेड कलर के अंदर नज़र आ रही है आपको, ये आपकी हेडिंग होंगी। होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम कहता है कि जो होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम है ये रिक्वायर्ड है फॉर वैरायटी ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। तो क्वेश्चन आता है कि ये होम्योस्टेटिक रेगुलेशन फिर क्या चीज़ है। बेटा, रेगुलेशन का मतलब है कि विद इन नैरो रेंज रेगुलेट करना, जो कि होम्योस्टेसिस कर रही है। तो होम्योस्टेटिक रेगुलेशन की आपने 3 कंपोनेंट्स में पढ़े थे, थर्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ये सारी होम्योस्टेटिक रेगुलेशन के अंदर आती हैं। तो होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम किस मकसद के लिए रिक्वायर है? फॉर वैरायटी ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। यानी जो होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी चाहिए होता है, वो वाटर या सॉल्यूट की अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए भी चाहिए होता है, और वो नाइट्रोजनस वेस्टेज को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने के लिए भी चाहिए होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम किस मकसद के लिए हमें चाहिए होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि बेटा हमारा ये टॉपिक का नाम आज है होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। तो हमने अब देखना है, पहले हमने देखा कि ये किस मकसद के लिए रिक्वायर है, हमने कहा कि ये होम्योस्टैटिक रेगुलेशन के लिए रिक्वायर होता है। सेकंड नंबर पे हमने देखना है कि ये जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम है ये वर्क किस तरह करता है, ये काम किस तरह करता है। तो जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है वो काम करता है जस्ट लाइक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। जो लिविंग होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम है वो किसके वर्क के थ्रू या किस प्रिंसिपल के थ्रू काम करता है, जिस तरह फिजिकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। अब क्वेश्चन आया कि सर हमें तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का भी नहीं पता कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम किस तरह काम करता है, फिर उसको हम रिलेट करेंगे लिविंग कंट्रोल के सिस्टम के साथ कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम किस तरह काम करता है। तो ये जी थर्ड पॉइंट है, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। याद रखिएगा बेटा, चाहे लिविंग कंट्रोल सिस्टम है चाहे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। ये चीजें आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, 10th में भी पढ़ी हैं, फर्स्ट ईयर में बार बार बताई जाती थी। चाहे लिविंग कंट्रोल सिस्टम है चाहे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। लिविंग कंट्रोल सिस्टम का मतलब यह है कि जिस तरह हमारी बॉडी जो है लिविंग है, उसके अंदर जो फिनोमेना हो रहा है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है बेटा कि एक रूम है, उसके अंदर एसी चल रहा है, या एक रूम के अंदर हीटर चल रहा है, वो जो टेम्परेचर रूम के अंदर मेंटेन हो रहा है वो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या है, लाइक एक रूम है, आप देखते हैं कि एसी जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, उस तरह हीटर है सर्दियों में वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, तो ये एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है। तो बात कर रहा था कि जो चाहे लिविंग कंट्रोल सिस्टम हो चाहे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हो, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट रिसेप्टर होता है। ये रिसेप्टर क्या काम करता है? कोई भी चेंज हो रही हो उसको ये डिटेक्ट करता है। सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है। कंट्रोल सेंटर जो है उस चेंज को एनालाइज करता है, बॉडी के या दूसरे फिजिकल पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है, और आगे फिर मैसेज को सेंड करता है। और मैसेज सेंड किसको करता है? वो इफेक्टर को करता है, जो कि थर्ड कंपोनेंट है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का। और इफेक्टर का काम क्या होता है? इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। ये भी जस्ट कंपोनेंट के नाम सुन लें, आगे हम एक जनरल एग्जांपल देखेंगे, उसमें फिर पता लग जाएगा कि रिसेप्टर किस तरह चेंज को डिटेक्ट करता है, कंट्रोल सेंटर किस तरह मैसेज को सेंड करता है, और इफेक्टर किस तरह रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो जो बच्चे लेट आए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट रेड कलर के अंदर कि होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमें रिक्वायर्ड है किस मकसद के लिए? फॉर वैरायटी ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। फिर आता है कि ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम वर्क किस तरह करता है। तो होम्योस्टेटिक लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो है वो वर्क करता है जस्ट लाइक द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हो चाहे लिविंग कंट्रोल सिस्टम हो, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स। रिसेप्टर क्या करते हैं? किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। कंट्रोल सेंटर उस चेंज को एनालाइज करके दूसरे पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके मैसेज को सेंड करता है, और इफेक्टर उस मैसेज को रिसीव करके रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए।
हाँ जी, ये है जी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल। ये क्या है भाई कि एक रूम है, ये जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है ब्लू कलर के अंदर, ये एक रूम की बाउंड्री है। ठीक है, एक कमरा है, उसके अंदर एक टारगेट हमें मिल गया कि जो टेम्परेचर है रूम के अंदर वो सपोज्ड है कि वो 20 डिग्री रहना चाहिए। जी, बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक रूम है, रूम के अंदर हमें एक टारगेट मिल गया कि इस रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री रहना चाहिए, 20 डिग्री से ना बढ़ना चाहिए और ना 20 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हमने रूम के अंदर सेटअप लगा दिया। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है जी थर्मोमीटर। उसके बाद ये आपको स्विच नजर आ रहा है। उसके बाद ये एसी नजर आ रहा है और ये आपको हीटर नजर आ रहा है। टारगेट आपने माइंड में रखना है कि टारगेट हमें क्या मिला कि रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री रहना चाहिए, 20 डिग्री से ना बढ़े ना कम रहे। तो ये हमने तीन कंपोनेंट बेसिकली लगा लिए। सबसे पहले थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर जो है वो रिसेप्टर के तौर पे वर्क करेगा। उसके बाद ये स्विच है, स्विच एज अ कंट्रोल सेंटर के तौर पे वर्क करेगा। उसके बाद एसी और हीटर जो हैं वो एज अ इफेक्टर्स के तौर पे वर्क करेंगे। याद रहे मैंने लास्ट आपको बताया है कि रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर ये थ्री कंपोनेंट हैं, चाहे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हो चाहे लिविंग कंट्रोल सिस्टम हो। अब क्या होगा कि ये जो थर्मोमीटर है ये आपके रूम में जो पड़ा है इसका कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन किया जाता है किसके साथ? स्विच के साथ। और इन स्विच का ऑटोमेटिक कनेक्शन किया जाता है एसी और हीटर के साथ। अब आपको टारगेट मिला हुआ है टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री ही रखना है। अब सपोज दैट कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री हो गया या 40 डिग्री हो गया। अब आपको पता है अगर बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, आपके रूम के बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर बाहर 40 हो रहा है तो अंदर 20 कभी नहीं रहेगा, अंदर भी बढ़ेगा। अब जैसे ही टेम्परेचर 20 से बढ़ना स्टार्ट करेगा, आपका जो थर्मामीटर लगा हुआ है ये उस चेंज को डिटेक्ट करेगा। और मैंने पीछे बताया रिसेप्टर का काम क्या होता है? चेंज को डिटेक्ट करना। अब वो चेंज दो तरह से हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा थर्मोमीटर ने उस चेंज को डिटेक्ट किया और वो चेंज गई इस स्विच के पास। स्विच था कंट्रोल सेंटर। अब ये कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? उस चेंज को पहले एनालाइज करेगा, देखेगा भी ये कौन सी चेंज है। आया ये चेंज टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है। फिर ये इन दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। जरा बात गौर से समझनी है कि अगर टेम्परेचर बाहर का बढ़ा तो टेम्परेचर अंदर आपके रूम का भी बढ़ने लग गया। अब आपने कैटेगरी डिसाइड की हुई है कि हमने रूम का टेम्परेचर 20 ही रखना है। तो थर्मामीटर ने क्या किया? चेंज को डिटेक्ट करके स्विच को दिया कि भाई ये चेंज हो रही है। स्विच ने एज अ कंट्रोल सेंटर वर्क किया और कोऑर्डिनेट किया एसी और हीटर के साथ। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर को अब कम करने की जरूरत है, तो अब जो स्विच है वो हीटर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा बल्कि एसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा कि अब आप वर्क करना शुरू करें क्योंकि टेम्परेचर हमारे रूम का बढ़ रहा है। अब क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर ने तीन काम किए। सबसे पहले उसने इस चेंज को एनालाइज किया, फिर इसके साथ कोऑर्डिनेट करके इसको एसी को सिर्फ मैसेज भेजा कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको किस तरीके से कम करें। थर्ड नंबर पे फिर एसी वर्क करता है। एसी जैसे मूव करना यानी चलना शुरू होता है तो क्या होता है कि रूम का जो टेम्परेचर है जो 20 मेंटेन करना था वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। तो एसी एज अ इफेक्टर के तौर पे वर्क कर रहा है जिसको आप कहते हैं कि रिस्पॉन्स दे रहा है। इस तरह दूसरी एग्जांपल लेके भी आप समझ सकते हैं कि सपोज दैट बाहर सर्दी थी, टेम्परेचर 20 से कम होके बाहर जो है वो टेम्परेचर सपोज दैट 10 डिग्री हो गया। जब बाहर का टेम्परेचर बेटा कम होगा तो अंडरस्टूड बात है कि अंदर का टेम्परेचर, आपके रूम का टेम्परेचर भी कम होगा। थर्मामीटर रिसेप्टर है, इस चेंज को डिटेक्ट करेगा और इस स्विच को भेजेगा जो कि कंट्रोल सिस्टम के तौर पे वर्क कर रहा है। अब ये कंट्रोल सिस्टम पहले एनालाइज करेगा, फिर कोऑर्डिनेट करेगा और किसी दोनों में से, दोनों इफेक्टर में से किसी एक को रिस्पॉन्स देगा या एक को मैसेज देगा कि भी अब आप वर्क करना शुरू करें। क्योंकि अब टेम्परेचर रूम का कम हो रहा है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें एसी नहीं, हमें क्या है, हीटर की जरूरत है। तो ये हीटर को मैसेज देगा कि अब आप रिस्पॉन्स शो करें। हीटर एज अ इफेक्टर के तौर पे काम करेगा और रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल थी कि उसमें किस तरह तीन कंपोनेंट रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर जो है वो वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं भी कि
जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम है वो किस तरह वर्क करता है। ये तो था फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। लिविंग कंट्रोल सिस्टम भी बिल्कुल इस तरह वर्क करता है। इसमें मैं जनरल आपको एग्जांपल दे दूं कि सपोज दैट कि आपके हाथ पे जो है वो कांटा लगता है, आप फौरी तौर पे अपने हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। ये एग्जांपल 10th क्लास में भी आपको टीचर्स देते हैं। अब क्या होता है, आपकी जो स्किन है बेटा ये रिसेप्टर है, आपकी स्किन एक्ट करती है एज अ रिसेप्टर को। अब जैसे ही आपका हाथ जो है वो किसी ऐसी जगह पे लग जाता है, या सिंपल आप और इससे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि तवे पे आप रोटी बना रहे हैं और गर्म तवे पे आपका हाथ लगता है, तो फौरी तौर पे आप हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो स्किन है बेटा आपके ये रिसेप्टर के तौर पे वर्क करती है। अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिहाज से आपकी स्किन में जो रिसेप्टर होते हैं उनको कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। अब जैसे किसी गर्म जगह पे आपका हाथ लगता है तो आपकी स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर हैं यानी थर्मो रिसेप्टर हैं, वो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर जो गर्म चीज है वो आपकी स्किन से टच हो रही है, और रिस्पॉन्स देते हैं या पैगाम भेजते हैं ब्रेन को। ब्रेन के अंदर पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन का पार्ट है बेटा, कंट्रोल सेंटर के तौर पर वर्क करता है। और हाइपोथैलेमस आपने ब्रेन में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब स्किन ने डिटेक्ट की चेंज और हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन पे पैगाम पहुंच गया। हाइपोथैलेमस जो है वो चेंज को डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा और डिफरेंट पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और मैसेज भेजेगा मसल्स को। यानी मसल को मैसेज भेजेगा कि आप जो है वो फौरी तौर पे कॉन्टैक्ट हो या रिलैक्स हो और अपना जो हाथ है वो ऊपर उठा लें। तो देख लें विद इन अ सेकंड जो है, विद इन अ नैनो सेकंड आप हाथ रखते हैं और ऊपर उठा लेते हैं। ये तीनों काम आपके विद इन अ नैनो सेकंड हो जाते हैं। और ये काम सर अंजाम कौन दे रहा है, मेनली आप पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, न्यूरॉन जो है वो ये काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो मजीद बार इसको डिटेल से देखते हैं कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के भी 3 पार्ट होते हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। आपने ये जो मैंने गर्म एग्जांपल दिया, गर्म तवे वाली एग्जांपल, इसको माइंड में रखना है। अब रिसेप्टर आपकी स्किन है, और स्किन पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के लिहाज से स्किन पे जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। उसी तरह कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर आपका मेनली ब्रेन है और टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है ब्रेन के अंदर वो पार्ट है हाइपोथैलेमस। और इफेक्टर्स हैं, इफेक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं वो या तो मसल हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह स्किन जो है वो थर्मो रिसेप्टर है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है। ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस का पार्ट जो है वो कंट्रोल सेंटर के तौर पर वर्क करता है, और इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब इसमें एक सेकंड एग्जांपल भी काउंट कर देता हूँ। गर्मियों में जो पसीना आता है वो भी इसी कंट्रोल सिस्टम के तहत आ रहा होता है। इस तरह बाहर का जब टेम्परेचर बढ़ता है, आपकी बॉडी के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है तो स्किन उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है। यानी उसके अंदर जो थर्मो रिसेप्टर लगे हुए हैं वो उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन तक पैगाम पहुंचाते हैं। ब्रेन के अंदर जो पार्ट है हाइपोथैलेमस वो डिटेक्ट करता है क्या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब इस टेम्परेचर को किस तरीके से कम करना है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो मसल के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है और ग्लैंड्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन दोनों के साथ होती है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा जो रिस्पॉन्स शो करेगा। अब जब हम बात करते हैं गर्मी के अंदर पसीने की या स्वेटिंग की, तो स्वेटिंग में मसल जो है वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते, बल्कि ग्लैंड्स यानी स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं। और जब आपने बॉडी का टेम्परेचर कम करना हो तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो काम करना शुरू करते हैं और स्वेटिंग जो है वो आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके बाद जब वेपोरेशन होती है तो आपकी बॉडी जो है वो कूल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आप बात करें सर्दियों की, तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू होता है स्किन उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है। उसी तरह ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस जो है वो डिटेक्ट करता है। उसी तरह कोऑर्डिनेट दोनों के साथ करेगा, ग्लैंड्स के साथ भी और मसल्स के साथ भी। लेकिन इन दोनों में से कोई एक होगा जो रिस्पॉन्स शो करेगा, यानी इफेक्टर के तौर पे वर्क करेगा। अब इसमें क्या होगा, जब आप सर्दियों की बात करें तो आपके ग्लैंड्स नहीं बल्कि मसल जो होंगे वो मसल्स एज इफेक्टर के तौर पे काम करेंगे। और मसल सबसे ज्यादा जो काम करते हैं बेटा ये शिवरिंग करते हैं। आप देखते हैं कि जब जरा सर्दी महसूस होना शुरू होती है तो आपकी बॉडी जो है वो कपकपाना शुरू कर देती है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं इसको, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी इसको। जब शिवरिंग होती है तो आपकी मसल में जो है वो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और उस हीट से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। ये एग्जांपल थी जी लिविंग कंट्रोल सिस्टम की, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। मैंने 3 एग्जांपल्स आपको काउंट कर दिए हैं। बुक में कोई एग्जांपल नहीं बता रहे, जस्ट आपको ये चीजें क्लियर करने के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ। एक मैंने वो गर्म तवे वाली जनरल एग्जांपल जो देखते हैं आप, उसके बाद स्वेटिंग वाली, और उसके बाद सर्दियों में जो आपको कपकपी तारी होती है उसकी एग्जांपल क्या होती है।
हमने देखा जी कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के जो है ना 3 पार्ट हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। ये पूरा मतलब कंक्लूजन है कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम के 3 पार्ट हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर्स। रिसेप्टर क्या काम करते हैं? चेंज को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट द चेंज। कंट्रोल सेंटर क्या काम करता है? सिग्नल सेंड करता है, यानी मैसेज डिलीवर करता है। और इफेक्टर क्या काम करता है? इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। ये चीजें हमने पीछे जो है वो कंक्लूजन में निकाली। अब इन तीनों चीजों को अगर मिला दें, क्या डिटेक्शन द चेंज एंड सेंडिंग सिग्नल टू इफेक्टर फॉर रिस्पॉन्स। बात मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर सुनेंगे। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सेंडिंग द सिग्नल टू इफेक्टर फॉर रिस्पॉन्स। इस फिनोमिना को या इस मैकेनिज्म को हम बेटा कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। डिटेक्शन ऑफ चेंज ये कौन कर रहा है? रिसेप्टर। सेंडिंग सिग्नल ये कौन कर रहा है? कंट्रोल सेंटर। और रिस्पॉन्स कौन शो कर रहा है? इफेक्टर। इन तीनों चीजों को कंबाइन कर दें तो जो मैकेनिज्म बनता है उसको हम क्या कहते हैं जी? फीडबैक मैकेनिज्म। बुक वाला आपकी बात इधर ही एंड कर देता है। अब याद रखिएगा बेटा, फीडबैक मैकेनिज्म की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव का मतलब ये है, सिंपल मैं जनरल एग्जांपल देता हूँ कि अगर बेटा आप परेशान है किसी वजह से, या सपोज है अल्लाह ना करे आपका रिजल्ट जो है वो बुरा आ गया, ठीक है। अब वो बंदा जो उस बुरे हालात में आपका जो है वो साथ देगा, यानी आपको कोई दोस्त है वो आपको तसल्ली देगा, आपको कहेगा अभी कोई मसला नहीं, परेशान ना हो, आप आगे मेहनत करें, तो वो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। इस फीड मैकेनिज्म को फिर आप नेम देते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब आपकी बॉडी का कोई नुकसान हो रहा है, उस दौरान कोई आपके जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, तो उस मैकेनिज्म को हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसको सिंपल लेके चलते हैं कि सपोज दैट आपकी बॉडी से या आपकी स्किन से कट लगा और ब्लड जो है वो बाहर जान निकलना शुरू हो गया, ब्लड जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया। अब उस दौरान क्या होते हैं कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में जो ब्लड लॉस हो रहा होता है उसको जो है वो ब्लड लॉस से बचाते हैं। देखें, आपकी बॉडी का नुकसान हो रहा था, उन्होंने आके आपके ब्लड को नुकसान होने से बचाया। तो जो बंदा आपकी लाइफ में, या जिस तरह मैंने ब्लड की एग्जांपल दी, जो बंदा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा हो, यानी इफेक्टर का रिस्पॉन्स जो है वो जिस तरह चेंज हो रही है उसके मुताबिक शो कर रहा हो, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और जो इसके मुकाबले में इनवर्स चल रहा हो उसको हम कहते हैं जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पहले पॉजिटिव समझ लें। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन है जी इफेक्टर द रिस्पॉन्स इन डायरेक्शन ऑफ चेंज। उसकी मैंने जनरल एग्जांपल दे दी कि एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस। यानी जब ब्लड लॉस हो रहा होता है तो प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, और ये एग्जांपल किसकी है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये है बेटा, इसकी जनरल एग्जांपल देता हूँ कि देखें जब बाहर टेम्परेचर बढ़ता है, यानी आप अपनी बॉडी एग्जांपल ले लें कि जब बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो इफेक्टर्स है वो कभी भी नहीं चाहते कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़े, बल्कि वो तो उस चीज को नॉर्मल में लेके आते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक तो ये होना चाहिए कि आपके अंदर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जब बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो ये चाहते हैं कि टेम्परेचर कम हो। अब देखें, बाहर वाला टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन आपकी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि टेम्परेचर कम हो। अब देखें, ये दोनों चीजें इन्वर्स हो गई कि एक तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन आपकी बॉडी चाह रही है टेम्परेचर कम रहे। तो ये दोनों चीजें इन्वर्स हो गई। जब इफेक्टर का रिस्पॉन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से इन्वर्स हो जाए तो ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं बेटा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसकी एग्जांपल दी हुई है थर्मो रेगुलेशन। यही जो मैंने टेम्परेचर की एग्जांपल दी, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेटिंग काज करते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे। तो आप देखिए, बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन आपकी बॉडी पे टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। अब इफेक्टर जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से इनवर्स इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ऐसे फीडबैक को हम क्या कहते हैं जी? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये था जी आज हमारा टॉपिक। इसके अंदर हमने फीडबैक मैकेनिज्म और कंट्रोल सेंटर वर्क किस तरह करता है इसको देखा।